ठीक है, इस तरीके से ये वाला डायग्राम। यहाँ पे भी देखो सेमी कंजर्वेटिव मोड देखेंगे जरा, जो सबसे पहला डायग्राम है यहाँ पे देखेंगे, पेरेंट 100% लाल दिख रहा है, 20 मिनट के बाद एक लाल दिख रहा है, एक ब्लू दिख रहा है, फिर 20 मिनट के बाद क्या देखेंगे, 100% ब्लू दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। अच्छा, एक चीज और बताएंगे, इफ आई एम यूजिंग दिस DNA एज टेम्पलेट, ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करें हैं, तो हमारे पास किस तरीके का स्ट्रेंथ आने हैं, किस तरीके का DNA स्ट्रेंथ क्रिएट होंगे अगले स्टेप में, यदि हम इन चारों को इस्तेमाल कर रहे हैं टेम्पलेट के तौर पे। 4 दूनी 8 DNA टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे। तो रिजल्टेंट जो DNA आएंगे, रिजल्टेंट जो DNA बनेगा वो किस तरीके का होगा, ड्रॉ करके बता सकते हो आप लोग? ड्रॉ करके बता सकते हो? 6 होमोजाइगस 2 हाइब्रिड। हाँ, ये इस तरीके से आएगा, बाकी सब व्हाइट होंगे। देखो तो बाकी सब क्या होगा, 1 व्हाइट, 2 व्हाइट, 3 व्हाइट, 4 व्हाइट, 5 व्हाइट, 6 व्हाइट, ये होगा ना। अब इसके बाद आसपास क्या जोड़ना है, हाइब्रिड होना, रेप्लिकेशन शुरू हो गया, रेप्लिकेशन शुरू होगा तो नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा। इस तरीके से नया स्ट्रैंड हाइब्रिड कितना हुआ और 100% प्योर कितना हुआ, हाइब्रिड 2 हो जाएंगे, है ना। और नॉर्मल आइसोटॉप के साथ, कितने होंगे जी? 6 ISOTOP, ठीक ना, 6 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 हो जाना, है ना। इससे ये पता चल रहा है कि DNA सेमी कंजर्वेटिव मोड से रिप्लिकेट करता है। सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब आधा कंजर्व रहना। देखो आधा कंजर्व है यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे आधा कंजर्व है ना, आधा पेरेंटल है और आधा नया है। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, आधा नया है आधा पेरेंटल है। इसके केस में भी देख रहे हैं, आधा पेरेंटल है आधा नया है ना। यहाँ पे प्रूफ हो रहा है आधा पेरेंटल है आधा नया, यहाँ पे भी आधा पेरेंटल है आधा नया है ना। इसके केस में भी 50% पेरेंट है 50% न्यू। ओके, इस तरीके से जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे थे, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे थे, तो इसमें हमने सीजियम क्लोराइड डाल रखा है। सीजियम क्लोराइड किसी भी हैवी चीज को थोड़ा मदद करते हैं कि और आसानी से नीचे सेटल डाउन हो जाए। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ सीजियम क्लोराइड इन दिस एक्सपेरिमेंट? CaCl participate in what? Helps in density based centrifugation. ठीक है, it helps in density based centrifugation। जितना भारी उतना सेटल डाउन होने में मदद करता है। यस, पूछेंगे क्वेश्चन, पूछेंगे जी। फिर से देखें इस चीज को, यहाँ से क्या किया जा रहा है समझने की कोशिश करें और क्वेश्चन राइज करो। कम ऑन, किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया पूछो। सर उसी में सर 8 प्रोजेनी कैसे हुआ, वही थोड़ा क्या बोल रहे हो? सर वहाँ पर 8 बनाए ना, तो 2 नॉन पेरेंटल था, 6 पेरेंटल बनाए ना न्यूक्लियोटाइड DNA वाला। हाँ, तो सर 8 कैसे बनता है? 8 कहाँ बना है? लास्ट स्टेज में? हाँ लास्ट वाले में। अरे यार देखो, DNA के पास 2 स्ट्रैंड है ना। हाँ 2 स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे और दोनों टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं। टेम्पलेट कहने का मतलब बेस, ठीक है। उसी के आधार पर एक नया स्ट्रेन की सिंथेसिस होनी है ना। जैसे कि आपके पास 2 कॉपी है, ठीक ना, 2 कॉपी है आपके पास, ठीक है, 2 पेजेस है। आपने क्या किया, एक पेज को ले गए दुकान में, बोले कि भैया इसका फोटोकॉपी कर दो, है ना। एक तुम लेके चले गए, एक आशुतोष लेके चला गया,
है ना। 2 पेजेस थे मेरे पास 2 पेजेस थे, एक आशुतोष को दिया और मैंने एक चंदन को दिया। दोनों गए फोटोकॉपी मशीन के पास, है ना, और दोनों ने फोटोकॉपी कर लिया। तब पास भी 2 पेजेस आ गए, आशुतोष के पास भी 2 पेजेस आ गए। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब हमें बताएंगे क्या आशुतोष के पास 100% न्यू पेजेस है? नहीं। और क्या चंदन के पास 100% न्यू पेजेस है? नहीं। नहीं। तो क्या है? एक पेज मेरा दिया हुआ है और दूसरा पेज नया है। फ्रेश बनाया गया है, फ्रेश कॉपी करा गया है ना। यही प्रोसेस हो रहा है। अब चंदन तुम क्या करोगे, है ना, अब तुम दोनों पेज दोस्तों को दे दोगे, ठीक है। हिमांशु को दे दो, या फिर एक हिमांशु को दे दो, सुधांशु को दे दो। अब ये दोनों अलग अलग मशीन में गए, दोनों ने फोटोकॉपी करवा लिया, है ना। तो उन दोनों के पास कैसा रहेगा? क्या दोनों पेजेस 100% न्यू रहेगा या 50% न्यू रहेगा और 50% तुम्हारा दिया हुआ रहेगा? एक के पास तो दोनों न्यू होगा ना। यस, दोनों हो सकता है क्या किसी के पास दोनों न्यू हो? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ये से क्योंकि मेरे पास तो बताओ ना। यस सर। हाँ बताओ, कैसे पॉसिबल है बताओ। तो मेरे पास तो 2 कॉपी था, एक न्यू था और एक पुराना था जो दिए थे आप। हाँ तो अब वो तुम्हारे लिए पुराने हो गए, वो तुम्हारा हो गया। अब उसमें न्यू पुराना नहीं देखना है, वो तुम्हारा हो गया। अब तुम्हारे से स्टार्ट करेंगे। अब तुमसे स्टार्ट होगा। तब तो दोनों के पास 50-50। हाँ, अब तुमसे स्टार्ट होगा, ठीक ना। अब तुम पेरेंट बन गए हो, फाइन। यस सर। तुम पेरेंट बन गए हो तो उसके केस में क्या होगा? दोनों के पास तुम्हारा रहेगा, 50% तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, 50% न्यू कॉपी रहेगा, ठीक ना। हर बार पिछले वाले स्टेप से ही कंपेयर करेंगे, एकदम पिछले के पिछले स्टेप से नहीं करेंगे। फाइन फाइन। यस सर। समझ आया? समझ आया ना? यस सर। ओके, इसी को बोलते, ठीक है। अभी हम रेप्लिकेशन प्रोसेस बताएंगे तो वहां से भी कुछ आप लोग को समझ में आना है, ठीक ना। रेप्लिकेशन अभी यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा है। इसका यूट्यूब लिंक भी भेजेंगे, वीडियो भी देखेंगे आप लोग, ठीक ना। तब समझ में आएगा कि हाँ सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या है। सर रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद दोनों स्ट्रैंड पेरेंट की तरह एक्ट करेगा, है ना। आप ये जानना चाह रहे हो कि भैया यहाँ पेरेंट्स बन गए, ठीक है, 50% कहाँ से आया, 50% कहाँ से आया? 50% आया होगा उसके पेरेंट्स से और 50% नया सिंथेसिस हुआ होगा। हाँ जी अमृत बोलो। सर पीछे से मतलब रख रहे हैं तभी तो कलर बदल रहा है। जैसे सबसे शुरू में था वो पिंक कलर का था, तो वो तो हमेशा रहेगा ना यार। हाँ तो वो भी तो विलुप्त पहले नहीं से होगा आया है ना। ना सर। हाँ? अरे भाई वो तो हमारे पेरेंट में भी जो डीएनए है, एक स्ट्रैंड जो होगा, हाँ। हर बार एक स्ट्रैंड हम नया बना रहे हैं। हर बार एक स्ट्रैंड तो पुराना होगा ना। हाँ। एक स्ट्रैंड तो पुराना ही होगा। वो हो सकता है हम अपने फोर फादर चलते चलते जाओगे तो पता चलेगा आदि मानव का डीएनए अभी भी हम लोग में है। ये तो कलर्ड कर दिए तब पता चल रहा है ना कि कहाँ कहाँ जा रहा है। कलर कर दिए तब पता चल रहा है। कलर नहीं करते तो नहीं जाता क्या? जाता कि नहीं जाता? जाता ही ना। ओके, just tell me, you have DNA from your parents or not? Yes. You have a DNA from your parent. Your parent has the DNA of their parent. Yes. और हाँ सर। उनके पास भी डीएनए उनके पेरेंट्स आया होगा। यस सर। तो ये पीछे जाओगे तो पता चलेगा ना कि हाँ भैया हम लोग भी कहीं ना कहीं से ही तो इवोल्व हुए हैं। हमारा डीएनए भी कितना प्रिमिटिव है यही तो पता चलेगा। यस सर। है ना। 50% हमारा अपने पेरेंट्स से पाए हैं, 50% नया सिंथेसिस होता है क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू।
रुको रुको रुको, ये देखेंगे जरा, ये देखें A T G C, फाइन, A T G C, मान के चलो ये रहा 5 प्राइम और दूसरा वाला हम इसको 3 प्राइम कर देते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम, है ना। सो यहाँ पे T होगा, A होगा, C होगा, G होगा, इसको 5 प्राइम मानेंगे, इसको 3 प्राइम मानेंगे, ठीक ना। ये रिप्लिकेशन किया और रिप्लिकेशन करा तो यहाँ पे दोनों टेम्पलेट की तरह करेगा, A T G C, है ना, T A C G, फाइन। लेट मी पुट द पोलैरिटी, है ना। और जो नया स्ट्रेंथ सिंथेसिस हुआ, नया स्ट्रेंथ सिंथेसिस जो होगा वो किस तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा ना जी। यस सर। अब बताएंगे इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, देखिए बताओ तो, कोई डिफरेंस है या दोनों सेम ही है, देखो तो। सेम है सर। सेम है ना, हाँ सर। तो सेम ही ना आया, 100% सेम है कि नहीं है। हाँ सर। यस इट इज 100% सेम, लेकिन यहाँ पे 50% नया है और 50% पुराना है, और ये 50% नया कब बनता है, इस फेज में बनता है। आप पढ़े हो ना सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज पढ़े कि नहीं। अरे यार सेल डिवीजन के दौरान एस फेज पढ़े हो ना। यस सर। यस सर। याद आ रहा है, G1 फेज, G0 फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। तो एस फेज में बोलते हैं ना कि डीएनए का सिंथेसिस होता है, एस फेज इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज। इन दिस फेज द डीएनए रिप्लिकेट्स, तो रिप्लिकेट किया, देखो रिप्लिकेट किया, नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ, सर इसका डबल हो गया। एक्सप्लेनेशन बताइएगा ना। पहले एक ही कॉपी था, पहले एक ही कॉपी था, अब कितना हो गया, 2 कॉपी हो गया ना। पहले एक ही पेज था, अब 2 पेज हो गए। हाँ सुधांशु क्या बोल रहे हो। सर इसका अगला जनरेशन ही बताइएगा एक बार। इसका अगला जनरेशन, इसका अभी जो हम डायग्राम बना रखे हैं यहाँ पे, इसका हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। बना लो आप इस तरीके से बनाओ, इसमें दिक्कत क्या है। ओके फॉर एग्जाम्पल अगला जनरेशन में क्या आएगा, A T G C, है ना। 2 होम हो जाएगा। हाँ ये टेम्पलेट की तरह करेगा, ठीक है। इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें ये व्हाइट वाला भी तो टेम्पलेट की तरह करेगा ना। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, T A C G, व्हाट इज द पोलैरिटी, 3 प्राइम 5 प्राइम, फाइन। इसका पोलैरिटी देख लेते हैं, ये क्या है, T A C G, 3 प्राइम 5 प्राइम, ये भी टेम्पलेट की तरह करेगा, बना दे रहे हैं, A T G A T G C, 3 प्राइम 5 प्राइम, है ना। अब क्या होगा, इन सभी का कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस होगा। थायमीन है तो एडेनिन है तो थायमीन आएगा, थायमीन है तो एडेनिन आएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन आएगा। 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से। सर तो इसमें फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ वाला सिमिलर हुआ, है ना, इस तरीके से ये बनता जाएगा। अब यहाँ पे 4 कॉपी हो गया, पहले हमारे पास एक था, है ना, ये फर्स्ट साइकिल हुआ और ये सेकेंड साइकिल हुआ, यहाँ पे हो रहा है सेकेंड साइकिल, है ना। और सेकेंड साइकिल में हम देख पा रहे हैं कि ये कितना हो गया, 4 बन गया ना, है ना। टू द पावर n से बढ़ रहा है, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइकिल। सर ये तो पेरेंट का बिल्कुल भी सिमिलर है। एकदम सिमिलर रहेगा यार, तो होता क्या है, हमारा डीएनए अब मेरे पेरेंट्स से सिमिलर होगा, कोई चेंजेस नहीं। हाँ यही रेप्लिकेशन के दौरान ही
कहीं कहीं पे म्यूटेशन के चलते चेंजेस हो सकता है, तभी तो इवोल्यूशन होता है ना। ओके, इसका चांसेस कितना था, 10⁻⁻9 या -10 बताया था ना, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होने का चांसेस। म्यूटेशन होता है तभी तो जाके इवोल्यूशन होगा, यस सर। है ना। म्यूटेशन होता है, इवोल्यूशन होगा, चेंजेस हो सकता है, सर होता है। हाँ जी बोलो। सर, हमारे अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन लाइफ टाइम में एक बार होता है, फिर जितना नया सेल बनता है उतना बार डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, वो अलग अलग अरे यार, तरीके से। अब मान के चलो तुम्हारे सेल को रिपेयर करना है, मान के चलो स्टमक का जो म्यूकस है वो हर Yes, हफ्ते डिग्रेड होता है। Yes, स्टमक का जो लाइनिंग है, म्यूकस है ना, म्यूकस सेल्स, Yes, sir. गॉबलेट सेल्स जिसको कहते हैं, इट यूज टू डाई, ठीक ना, इट यूज टू डाई आफ्टर एवरी वीक, Yes, sir. ठीक ना। तो उसको नए सेल से रिप्लेस करना है ना, तो नए सेल्स में Yes, क्या sir. क्या आएंगे, नए सेल्स में न्यूक्लियस भी आना है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आना है, एवरीथिंग। Yes, sir. हाँ, तो कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं तो स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहेंगे ना, Yes, sir. ठीक है। उसी के अंदर डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद नए सेल्स बन गए, तो डिवीजन हुआ तो किस चीज का डिवीजन होगा जी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेल विल डिवाइड, Yes, sir. है ना, Yes, फाइन। sir. तो ये डिवीजन प्रोसेस चलते रहता है, भले ही हम पेड़ की तरह हमेशा ग्रो ना करें, बट स्टिल रिपेयर मैकेनिज्म ऑकर्स इन आवर बॉडी, फाइन। और रिपेयर मैकेनिज्म के लिए सेल डिवीजन होना जरूरी है, तो सेल डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन मींस डीएनए का रेप्लिकेशन होना, ठीक है। ओके, कुछ कुछ परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिसमें डिवीजन होता ही नहीं है, कार्डियक सेल्स, कार्डियक सेल्स, ठीक है, जिससे हमारा हार्ट बना हुआ है उसमें डिवीजन नहीं हो रहा है। न्यूरॉन सेल्स बहुत कम डिवाइड करते हैं, है ना, उनमें डिवीजन की टेंडेंसी बहुत कम है। सर अभी जितना भी डीएनए दूसरे रेप्लिकेशन cells पढ़ को रहे हैं divide कर रहे सर, वो सोमेटिक सेल्स हाँ। के लिए पढ़ रहे हैं। अरे यार, सिंपली वो स्टडिंग डीएनए रेप्लिकेशन, अब किसी में भी हो, सोमेटिक में हो या जर्म सेल्स में हो, हमें डीएनए को रेप्लिकेट कर देना है, एक कॉपी से 2 कॉपी बनाना है, फाइन। सर 2 कॉपी बनाना है, कहने का मतलब क्रोमोसोम वाले स्ट्रक्चर में चेंज करना है। लेट मी फिनिश, ठीक ना। ये देखो, नॉर्मल क्रोमेटिड इस तरीके से एग्जिस्ट करता है ना। जब रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन मतलब डबलिंग, फोटोकॉपी होगा, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस शेप, इस तरीके से। और सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, टेलोफेज स्टेज में एक्सोफॉर्म हियर ना, एक्सोफॉर्म हियर ना, यहाँ से टूटेगा और अलग अलग होंगे, यस सर, है ना। तो सर उसी तरह जाइगोट बनेगा तो एक इसका चल जाएगा पेरेंट वाला मेल वाला, और एक फीमेल वाला चल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। हाँ हाँ, यही होता है, उसमें मियोसिस होगा तुम्हारा, है ना। ये मान के चलो क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ही तो इधर बड़ा होगा, क्रोमोसोम नंबर 1। और जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है फाइनली, देन यू गेट हाउ मेनी सेल्स ऑल टुगेदर, यू गेट 4 सेल्स, 4 सेल्स मिलता है ना। और चालों का प्लॉइडी क्या होता है, हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड, फाइन, हैप्लॉइड होता है। यस। और ये प्रोसेस करने की टेंडेंसी होती है जर्म सेल्स में, गोनाड्स में प्रेजेंट होता है, टेस्टिस और ओवरी में प्रेजेंट रहना है, फाइन। हमारा नॉर्मल सेल मियोसिस नहीं कर सकता, खैर दैट इज अनदर टॉपिक, डोंट स्ट्रेच मी देयर सर। है ना। सवाल करूंगा फिर नहीं बताएगा तुम लोग उसका आंसर। हाँ जी बोलो सर। इवोल्यूशन जो होता है हम लोग में, वो रेप्लिकेशन के कारण होता है फिर म्यूटेशन के कारण होता है? रेप्लिकेशन के चलते कुछ गड़बड़िया हो गई, उसको म्यूटेशन कह सकते हैं, अच्छा, है ना। यस। ओके, रेप्लिकेशन के चलते डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो गई, दैट कैन बी कॉल्ड एज म्यूटेशन। यस सर। म्यूटेशन अल्ट्रावायलेट लाइट के चलते भी हो सकता है, रेडिएशंस के चलते, दूसरे लाइट रेडिएशंस के चलते भी हो सकता है, फाइन। सर। हाँ बोलो सर, ये म्यूटेशन मतलब G2 फेज को पार करने के बाद होगा या फिर कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन
म्यूटेशन यदि तुम्हारा जीवन फेज में हो गया, यस जीवन फेज याद आ रहा है, जीवन फेज, यस सर, जीवन जीवन फेज का फेज लाइन में म्यूटेशन, हाँ जीवन फेज में यदि म्यूटेशन हुआ है ना, तो ये म्यूटेशन हो सकता है कि तुम्हारा गैमेट में भी चल जाए, है ना, गैमेट में भी चल जाए, और ज्यादा चांसेस है म्यूटेशन होने का इन जीवन स्टेज। यस सर, क्या बोल सकते हैं क्या ये जीवन फेज में ज्यादा चांसेस है म्यूटेशन होने का? ना ना ना, ये कहना सही नहीं है। यदि जीवन फेज में म्यूटेशन होता है तो गड़बड़ फोटोकॉपी बनेगा डीएनए का, है ना, तो म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी, गड़बड़ डीएनए का नंबर ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता इसका मतलब ये होगा, हाँ, है ना, क्योंकि Yes. गड़बड़ पेरेंट से प्रोजनी तो गड़बड़ ही आएंगे ना, है कि नहीं है? Yes, sir. यदि Yeah. पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड गड़बड़ है तो उसके चलते जो डॉटर स्ट्रैंड बनेंगे, ऑब्वियसली इट गोना हैव सम डिफेक्ट, है ना, क्योंकि टेम्पलेट Yes, sir. गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखिए, ये रहा टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, इन सभी को टेम्पलेट, इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट कहेंगे, इसको भी टेम्पलेट कहेंगे। अब मान के चलो थाइमीन गड़बड़ हो गया यहाँ पे, है ना, थाइमीन गड़बड़ आ गया, थाइमीन की जगह पे ए आ गया, है ना, Yes, ए sir. आ गया, ठीक है। तो यदि जीवन फेज में हो रहा है, रेप्लिकेशन से पहले म्यूटेशन हो रहा है, तो मतलब कि म्यूटेशन का जो क्वांटिटी होगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा है ना, क्वांटिटी ज्यादा हो सकता है। और G2 फेज के बाद होगा, मतलब कि G2 फेज के बाद होगा, एस फेज में जाने वाला रहेगा। हाँ, नहीं, इस फेज में चला गया, G2 फेज में आ गया, फाइन, उसमें म्यूटेशन Yes, हुआ, sir. तो उसके बाद सेल डिवीजन करेगा या नहीं करेगा उसके पर डिपेंड है। सेल डिवीजन नहीं करेगा तो म्यूटेशन वहीं पे सप्रेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर गया सेल वो, है ना। Oh. यदि म्यूटेशन यदि फिर से सेल डिवीजन करेगा तो वही गड़बड़ डीएनए पास ऑन होता रहेगा अगले सेल में भी, ठीक है, Sir. चांस के ऊपर डिपेंड करता है। सर अगर नॉर्मल रेप्लिकेशन होता रहा तो फिर मतलब जैसा चल रहा वैसा ही होगा ना, कोई डिस्टरबेंस या फिर कोई? ऑब्वियसली वैसा ही रहता, वैसे ही रहता, हम लोग भी अफ्रीकन की तरह ही होते, हम लोग भी अफ्रीकन की तरह ही होते, लेकिन ऐसा नहीं है, वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अफ्रीकन। वी ऑल ह्यूमन बीइंग हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, है ना, पहला ह्यूमन इवोल्यूशन वहीं से स्टार्ट हुआ, या फिर पहले ह्यूमन बीइंग वहीं पे एग्जिस्ट किए थे और वहां से डाइवर्ट हुए हैं, अलग अलग जगहों पे गए हैं ह्यूमन। सर तो अफ्रीकन और हम लोग में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली हाइट देखो उन लोग का ज्यादा होता है, स्किन कलर देखो, ब्लैक। यस, तो क्या हुआ, अलग अलग एनवायरमेंट में गए हम लोग, एशिया में आ गए, कोई पोलर रीजन में चला गया, कोई टेम्परेट जोन में गया, ट्रॉपिकल में गया, तो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन, अलग अलग प्रेशर डाला हमारे जीन पे, हमारे शरीर पे, हम उसी तरीके से इवॉल्व होते गए, बनते गए, है ना। इवोल्यूशन का टॉपिक है, हम अगले चैप्टर में बताएंगे। खैर, खत्म करते हैं डीएनए प्रूफ। यहाँ पे सीजम क्लोराइड से क्वेश्चन आता है, N4 N15 क्या है, N15 N14 क्या है, बताएंगे दे आर। N15 इज द हेवी आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना, और ये पूछेगा कि एक डीएनए को रेप्लिकेट करवाने में कितना मिनट का समय दे रहे हैं हम लोग, सो वी वर गिविंग 20 मिनट, है ना। और ये भी पूछ सकता है कि कितने साइकिल्स में कितने पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए बन सकते हैं। सो इट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग फॉर्मूला 2 to the power n, where n is the number of cycles, ठीक ना। यदि मैं बोलूंगा व्हाट इज, क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड if the replication occurs for
5 टाइम्स, ठीक है, 5 बार हो रहा है रेप्लिकेशन, ठीक ना। तो टोटल डीएनए कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, हम जानते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हियर n इक्वल टू 5, तो आप पुट कर दोगे 2 टू द पावर n पे, मीन्स हाउ मच, कितने डीएनए बन जाएंगे, 32। 2 4 2 8 2 4 2 8 2 16 2 32, ठीक है। यू कैन वेरीफाई फ्रॉम हियर, ये था, इससे कितना बना, इससे कितना बनेगा, इससे कितना बनेगा, इस तरीके से, इससे अब कितना बनेगा, इस तरीके से कितना साइकिल हुआ जी, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, अभी फोर्थ साइकिल होना बाकी है, फिफ्थ साइकिल होना बाकी है। फाइन, चलो हटाओ, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ अभी, उसके बाद हम फ्रेश पेज पे स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। लेट मी पुट इट ए एंड बी। ठीक है, ओरिजिनल अभी हम लोग आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन पे। क्लास कितने बजे तक है जी? 36 तक। 6 तक है? नहीं 36। 6:30? यस सर। Okay, still we have 15 minutes now. So DNA replication parallelly हम carry out करेंगे प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। कहीं पर डिफरेंसेस आएगा तो हम बता देंगे कहाँ कहाँ पर डिफरेंसेस हो रहा है। क्लास 2 मेडिकल अरे यार सपोर्टेड अटैचमेंट, इसको शेयर कर लेते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वी विल बी इन chaos। ठीक है, लेक्चर का नाम देते हैं 1266B। DNA replication, fine। चलिए डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। प्रोसेस बता चुके थे क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फोटोकॉपी ऑफ डीएनए, बता चुके हैं। डिड आई सेड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम by using the parent strand, fine। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या क्या चाहिए होता है। रिक्वायरमेंट्स, तो सबसे पहले चाहिए हमें डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँगा मेरे पास नोट्स है ना, और आप 3 स्टूडेंट हो, तीनों स्टूडेंट में बांटना है, तो आप क्या करोगे, मेरा नोट्स ले जाओगे, फोटोकॉपी मशीन में डालोगे और कॉपी कर लोगे। तो हम जो नोट्स आपको दिए, जो फ्रेश नोट्स हमसे जो आप लोग लिए, उसको टेम्पलेट प्रोनाउंस करेंगे, है ना, उसको टेम्पलेट प्रोनाउंस करेंगे, डीएनए टेम्पलेट, ठीक ना। ये है क्या एक्चुअली में, इट इज एक्चुअली द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, strands of DNA which allows
to form copy of it, है ना, इसका कॉपी बनाने में मदद करता है। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट चाहिए, बेस जिससे हम फोटोकॉपी करेंगे। नेक्स्ट, एंजाइम्स चाहिए, एंजाइम्स। तो यहाँ पे हम एंजाइम डिस्कस कर रहे हैं, कौन से एंजाइम्स चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, है ना। वी नो दैट द डीएनए इज हेलिकल इन स्ट्रक्चर, है ना। डीएनए जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर में रहता है ना। इसको ओपन होना होता है इन दिस फॉर्मेट, है ना, तब जाके यहाँ पे नए स्ट्रिंग की सिंथेसिस होगी, नए स्ट्रिंग्स का एडिशन होना है इस तरीके से। सो ये जो कोइलिंग है, इस कोइलिंग को पहले खुलना होता है, जिसको कहते हैं अनवाइंडिंग, है ना। अनवाइंडिंग, जैसे किताब ले गए आप फोटोकॉपी करने के लिए, तो पहले किताब को क्या करना पड़ेगा, एक एक पेज अलग करना पड़ेगा ताकि अच्छे से फोटोकॉपी हो सके, है ना। उसी तरीके से डीएनए को पहले ओपन करना पड़ता है, उसके लिए एंजाइम यूज होता है, दैट इज कॉल्ड हेलिकेज। हेलिकेज, ठीक है, ये एंजाइम है। एंजाइम एंजाइम इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, हेल्प्स इन अनवाइंडिंग द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड। फाइन, ये हेलिकेज एंजाइम हुआ। दूसरा एंजाइम देखते हैं, तो SSBP, ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक ना, हेलिकेज का काम क्या था, डीएनए को ओपन कर देना, है ना। जैसे कि ये था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना, हेलिकेज ने क्या कर दिया, इसको अनवाइंड कर दिया। फाइन, अनवाइंड कर दिया इस तरीके से, ठीक है, अनवाइंड कर दिया। SSBP का क्या काम होता है, जो अनवाइंड पोर्शन है डीएनए का, जो अनवाइंड पोर्शन है डीएनए का, उसको उसी फॉर्मेट में बचा के रखना, है ना। यदि बचा के नहीं रखेंगे उसी फॉर्मेट में, तो दोबारा अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगा, फिर से वो कोइल हो जाएगा। सो SSBP का फंक्शन यही होगा, SSBP का, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन यही होगा कि इसको रोक के रखे, है ना, फिर से कोइलिंग होने ना दे। ठीक है, फिर से कोइलिंग होने ना दे, ये फंक्शन होता है SSBP का। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन यही होना है। फाइन, मतलब उसको चिपकने नहीं देता है और दोबारा, हाँ, दोबारा चिपकने नहीं देगा, ये फंक्शन होता है SSBP का। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा देखते हैं। इट डू नॉट अलाउ the recoiling of unwind DNA। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का यही फंक्शन है। और यहाँ पे जो हम एंजाइम दिखा रखे हैं, जो SSBP होता है ना, ये क्या बोलेंगे इसको, टेट्रामर होता है। टेट्रामर मतलब 4 नंबर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, 4 नंबर में एग्जिस्ट करता है। खैर वो तो आप लोग से पूछेगा नहीं कितना नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है ना। इट इज एक्चुअली इन 4 नंबर, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर। सर स्क्रीन थोड़ा नीचे कीजिए सर। कर रहे हैं, है ना।
इसको इस तरीके से, हाँ बोलो, समझ में आया? समझ में आया? इस तरीके से, ठीक है ना, पकड़ के रखा हुआ, इसको खुलने नहीं देगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ SSBP। नेक्स्ट कर रहे हैं C, टोपो आइसोमेरेज। है ना, टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज का फंक्शन यही है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे गांव वाला, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये रहा एक DNA स्ट्रैंड, है ना, ये अनकोइल होते जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। जब अनकोइल होगा इस डायरेक्शन में तो इस एरिया में टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे कि आप एक रस्सी पकड़िए, जो बड़ा हुआ रस्सी है, ठीक ना, जो लपटाया हुआ एक के ऊपर एक, आप दो एंड को खींचो ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, तो जो ट्विस्टिंग है वो नीचे की ओर मूव करेगा, ट्विस्टिंग नीचे की ओर मूव करेगा, है ना। ठीक है, ओके गर्ल्स, आप क्या करोगे, चोटी बनाओगे और जो एंड पॉइंट है हेयर के उसको खींचोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो ट्विस्टिंग है आपके हेड के टुवर्ड्स मूव करेगा, है ना, और हेड के टुवर्ड्स में टेंशन बढ़ेगा, है ना, टेंशन बढ़ेगा। तो टोपो आइसोमेरेज करता क्या है, इस टेंशन को रिलीज करता है ना। टोपो आइसोमेरेज यहाँ पे बाइंड करेगा, है ना, एक छोटा सा कट क्रिएट करता है एक स्ट्रेन में और फिर से वो खुल जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इमेजिन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक ना, दो रस्सी लेंगे, आपस में ट्विस्ट कर देंगे, भर देंगे, उसको लपेट देंगे, दो एंड से खींचेंगे, देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि लोअर पोर्शन में टेंशन क्रिएट हो रहा है ना। तो एक छोटा सा गैप क्रिएट कर देंगे जिसकी चलते टेंशन आसानी से रिलीज हो जाएगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ टोपो आइसोमेरेज, है ना। हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ release of tension from the double-stranded DNA during replication, uncoiling. फाइन, ये हो गया, ठीक है। अब एक और एंजाइम का नाम ले रहे हैं यहाँ पे, डी, दैट इज कॉल्ड DNA gyrase. DNA gyrase. DNA gyrase is an enzyme existing in prokaryotes. और ये दो तरीके से काम करता है. It acts as both helicase as well as topoisomerase. Fine. The CBSE का favorite question में से एक है. What is the function of DNA gyrase and where it is present? So exclusively DNA gyrase found in prokaryotes और इसका dual function होता है, unwinding में मदद करता है as well as twist को open करने में मदद करता है ना. So क्या लिख सकते हैं? Found in prokaryotes, ठीक है, prokaryotes में मिलता है ये, and functions as both helicase and topoisomerase. ठीक है, टोपोआइसोमेरेज, टोपोलॉजी चेंज कर देना, टोपोलॉजी, टोपोग्राफी मतलब ज्योग्राफी चेंज कर देना, डीएनए स्ट्रेन का ज्योग्राफी चेंज कर देगा, बनावट को बदल देता है ना. ये होते हैं टोपोआइसोमेरेज एंजाइम. सो डीएनए गैरेज इज इंपॉर्टेंट. अनदर एंजाइम्स जैसे कि हो जाएगा आपका फॉस्फोराइलेज. फॉस्फोराइलेज, जहां पे भी शब्द फॉस्फेट से सुनेंगे ध्यान में लाएंगे, यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड कुछ प्रोसेस हो रहा है. फाइन. Phosphorylase what does? It activates nucleotides. Recall करेंगे जरा, nucleotides made up of nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group, है ना. तो वहाँ पे एक phosphate रहता है. In a single nucleotide there is presence of only one phosphate. Phosphorylase enzyme क्या करता है?
एक्स्ट्रा 2 फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवाता है यहाँ पे। फंक्शन ये है उसका कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट है रेप्लिकेशन के दौरान, है ना। तो उस रेप्लिकेशन के दौरान ये 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे, एनर्जी रिलीज होगा, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, है ना। बताएंगे फॉस्फोराइलेज किस काम में आता है? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहने का मतलब यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, है ना, एनएमपी है। न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट है, देखते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, है ना। तो यहाँ पे आप तीनों चारों न्यूक्लियोटाइड रख सकते हैं, ठीक ना। डीएनडीपी, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक ना। और क्या था? डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, इस तरीके से, है ना। इसमें क्या जुड़ना है? इसमें जुड़ना है H3PO4, ठीक है, 2, क्योंकि हमें 2 फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवाना है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा दैट इज फॉस्फोराइलेज। Phosphorylase gonna work here and will convert this nucleotide monophosphate into nucleotide triphosphate. इसमें चेंज होना है, yes, it will change into nucleotide triphosphate. ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये जो डीएनडीपी है, डीसीटीपी है, ये किस में चेंज हो जाएगा, है ना। ये सब चेंज हो जाएंगे किस में? डीएटीपी में, है ना, डीसीटीपी में, डीटीटीपी में, डीसीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राइफॉस्फेट 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 कहने का मतलब हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ जी बोलो। लास्ट वाला साइटोसिन है। हाँ, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। सर सेकंड नंबर पे भी सी है ना, पीएमपी जी हो जाएगा, इसको जी कर दे रहे हैं, और क्या, फिनिश हो गया ना। यहाँ पे है आपका नाइट्रोजनस बेस, है ना, दिस इज OH ग्रुप, ओके। यहाँ पे एक ही फॉस्फेट रहता है, लेकिन फॉस्फोराइलेशन के चलते नाउ वी हैव 3 फॉस्फेट ओवर हियर, यहाँ पे 3 फॉस्फेट हो गया, है ना। तो इस न्यूक्लियोटाइड को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, activated nucleotide. Fine, this is activated nucleotide. Fine, अब किससे एक्टिवेट हुआ होगा? ये इस तरीके वाले स्ट्रक्चर से एक्टिवेट हो रखा है, नाइट्रोजनस बेस OH, ठीक है। यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है ना। यहाँ पे हमने क्या ऐड करा? H3PO4, कितने? 2। देखो तो 2 फॉस्फेट आ रहा है ना, 2 फॉस्फेट है ना, 2 फॉस्फेट जुड़ गए यहाँ पे आके। और कौन सा एंजाइम प्रोसेस को करवाया? PHOSPHORYLASE, फॉस्फोराइलेज नहीं करवाया। फाइन सर। हाँ बोलो सर, वो AMP क्या है सर? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अरे यार, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट साइटिडीन, ठीक है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। और भी एंजाइम्स हमें डिस्कस करनी है, प्राइमेज है, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में। तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रूफ और इतना तक करके आओगे आप लोग, ठीक है। इतना तक मैं भेज दे रहा हूँ अभी आप लोग को सर। और कोई डाउट? हाँ बोलो। वो क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन जो दिए थे सर, हाँ थोड़ा भेजोगे टेलीग्राम पे जल्दी से? भेज दिए सर। ठीक है, देख लेता हूँ। कहाँ है टेलीग्राम?
टूर मेडिकल कहाँ दिख रहा है? ये वाला नहीं, पर्सनली भेजे थे सर। स्मार्ट किससे भेजो? आशुतोष व्हाट्सएप पे? नहीं, टेलीग्राम पे आशुतोष से। अच्छा, दूसरे वाले नंबर से भेजे हो गया। हाँ, जिसमें आपका फोटो लगा हुआ है ब्लैक सूट में। ब्लैक सूट में क्या मैसेज कर रही है? हाँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन था उस दिन, हम बता रहे थे ये सब अभी नहीं आएगा, ये सब ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में बताएंगे। आशुतोष, यस सर। अभी बाकी है, 4-5 लेक्चर बाकी है, तब जाके ये टॉपिक आना है। पूछना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। नहीं सर, ठीक वो है? प्रीवियस ईयर से बना रहे पहले हम थे, explain प्रीवियस कर रहे हैं। ना, ये टॉपिक अभी आया ही नहीं है। ठीक है, उस दिन भी हम बोल रहे थे, तुम शायद डिस्कनेक्ट हो चुके थे। फाइन, विल कम बैक इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन, आई एम साइनिंग ऑफ।